मनोविज्ञान विषय क्या है? मनोविज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। और जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। उपागम का मतलब होता है विधि, मतलब व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कौन कौन सी विधि हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उन विधि या उन तरीकों के बारे में हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में होगा, ये व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व का मतलब होता है शरीर की बनावट, शरीर की बाहरी जो वेशभूषा सजावट से होता है। नहीं, जैसे किसी शादी विवाह के पार्टी में जाते हैं, जगह कपड़ा खूब बढ़िया, जो खूब पेंट पॉलिश किया, क्या जबरदस्त लग रहा था वो। क्या समझ? व्यक्तित्व का मतलब किससे लगा लिया? जो साधारण बोलचाल की भाषा में कि व्यक्ति के शरीर की बनावट, मतलब शारीरिक बनावट और सजावट से लगा लिया कि शरीर कितना गठीला है, कमर कितना पतला है, सीना कितना चौड़ा है, शोल्डर्स पे नहीं कितना मसल्स मोटा है, कितना सुंदर सूट और कितना महंगा ब्रांड का बूट पहना हुआ है। साधारणतः उसी को लोग क्या कहता है? अच्छा व्यक्तित्व कहता है। मतलब शरीर से सुंदर है, पोशाक से सुंदर है, तो हम कहते हैं अरे बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का है, बड़ा सुंदर पर्सनालिटी है उसका। गलत है कि सही? इससे अधिक कुछ हम लोग सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। शरीर की बनावट और शरीर की अच्छी सजावट को ही अधिकांश लोग उसका व्यक्तित्व समझ लेते हैं, व्यक्तित्व मान लेते हैं। लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी, जो लैटिन भाषा के शब्द पेर्सोना से बना है। किससे बना है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी, जो लैटिन भाषा के शब्द, कई बार वस्तुनिष्ठ में पूछा गया है कि व्यक्तित्व लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। दक्षिण भारत मतलब साउथ फिल्म देखेंगे तो एक नाम है ब्रह्मानंद, नाम सुने हैं? सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाला कॉमेडियन वही है ना? हाँ, बंठे करके है। अब हर प्रकार के जो उसको रोल दे दो, बड़ी बढ़िया से निभा लेता है। रियल कलाकार वही है। अच्छा, ये जो नॉर्थ वाला फिल्म, हम लोग उत्तर भारत वाला फिल्म देखें, इसमें एक अनेक सारे विलेन हैं। अमरीश पुरी जो मर गए हैं ना, मर गए हम, अमरीश पुरी, वो हमेशा विलेन के रोल में खलनायक की भूमिका में आते थे, याद होगा आपको। उनको देखते ही क्रोध आ जाता था, मतलब देखते मुंह पर गाली आ जाए, समझना विलेन की भूमिका में अच्छा रोल निभा रहा है। भाई, जैसा किरदार निभा रहा है उसको देखकर आपके मन में उसी प्रकार की अनुभूति हो। गलत कि सही? क्या रियल लाइफ में अमरीश पुरी उतना ही बड़ा बदमाश होगा या थे? नहीं थे। बड़ी नर्म, लिखा था उनके पर्सनल व्यक्तित्व को, हमने पढ़ा था किसी पुस्तक में कि बड़ी नर्म स्वभाव के, बड़ा हृदय से निर्मल थे वो। लेकिन फिल्म में उसने ये किया, ठाकुर का भूमिका निभाते थे, जमींदार के भूमिका में आते थे, कितना हत्या कितना मर्डर करवा दिया। रियल में चीटी को भी
नहीं मारे थे कभी। गलत कि सही? धैर्य रखने की जरूरत है। साइकोलॉजी का तो धैर्य टूटा तो बीपी बढ़ा नहीं। इसका मतलब क्या होता? मुखौटा। प्राचीन काल में रोम में लोग नाटक खेला करते थे। अपने भारत में ही प्राचीन काल में मतलब हम कह सकते 2000 से पहले लोग खूब नाटक उटक खेलता था। आज ना ऑर्केस्ट्रा वगैरह आ गया, पहले नाच होता था। आज झंडा के दशहरा के अवसर पर गाँव के ही नौजवान लड़का सब ड्रामा खेलता था, कला दिखाता था। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जिनके पिताजी भी ऐसा किए हों। लगातार कई दिन चलता था। लड़का ही सलवार सूट पहन लेता, साड़ी पहन लेता, लड़की की भूमिका में आ जाता, निभाता उतना देर। इसका थोड़ी नहीं को पहले तो लड़की हो गया है, लड़का है। लेकिन उन्होंने मुखौटा को वैसा चेहरा बना लिया है। तो रोमन नाटक में पहले भेष को बदलकर चेहरा कुछ है लेकिन हाँ पेंट पॉलिश करके वैसा मुखौटा लगा के उसका बिग लगाकर अपना चेहरा को, अपने एक्टिविटी को क्या कर दिया है? बदल दिया। कुल मिला के एक ही बात हम अभी तक कहे कि व्यक्तित्व का मतलब के शरीर की बाहरी बनावट से, माने आपका शरीर दिखने में कैसा है और आपका जो पर्सनालिटी है उस पोशाक को धारण कर लेने से, उस मुखौटा को धारण करने से कैसा दिख रहा है, वही आपका क्या है? पर्सनालिटी। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्तित्व का मतलब केवल आपके बॉडी की बनावट और आपके पोशाक की सुंदरता से, माने आपके शरीर का जो बाहरी बनावट वो और शरीर के भीतर से जो संरचना है वो दोनों को मिलाकर एक अलग प्रकार की आपकी छवि समाज में प्रतीत होती है, दिखती है। वो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। कि आपके शरीर की जो बाहरी बनावट है सो और आपके शरीर का जो अंदर की बनावट है, दोनों को मिलाकर जिस पर्सनालिटी का जिसका निर्माण हुआ उसी को हम कहते हैं व्यक्तित्व कहते हैं। हाँ, व्यक्तित्व के कुछ घटक हो सकते हैं, माने तत्व हो सकते हैं। क्या? तो व्यक्ति शर्मीला हो सकता है, क्रूर हो सकता है, गलत सही, नास्तिक हो सकता है, आस्तिक हो सकता है, दयालु हो सकता है, निर्दयी हो सकता है। ये गुण है। सब गुण एक में नहीं होता है, लेकिन सब गुण कोनों कोनों में जरूर होता है। उसका इंटरनल उसकी हो गया थोड़ी। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा बेलज होता है, नीरज मैं बोलता हूं बार बार, काम को कहो करने के लिए बार बार कहोगे फिर भी नहीं करेगा वो, नहीं। तो कुछ लोग लजालू होते हैं, अपन सामान देगा उसको मांगने में लाज लगे, ना मांगे कहीं पास ना होते तो। ऐसा है कि नहीं? कुछ लोग, मेरा कहना है व्यक्तित्व का मतलब हो गया साधारण बोलचाल की भाषा में आपके शरीर की बनावट से लिया गया है। आपके पोशाक से लोग ले लेता कि बड़ा सुंदर, बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है। लड़की के सेंस में होगी, महिला के सेंस में होगी तो बड़ा ब्यूटीफुल है। हैंडसम मतलब ये सुंदर से होता है, पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अंग्रेजी का शब्द है, और ब्यूटीफुल महिलाओं या लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। चेंज करोगे तो ना जानने वाले को कहेंगे सही ये है, कोई बात नहीं, लेकिन सही में वह गलत है। ही माने भी वो होता है, सी माने भी वो होता है, लेकिन जहाँ फीमेल का बोध होता है आप लोग क्या लगाते हैं? शी लगाते हैं। पुरुष के लिए, मेल के लिए ही लगाते हैं। नहीं, वस्तु निर्जीव हो या दूरी का तो डाइट का यूज कर देते हैं आप लोग। खैर, मैंने कहा कि व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कुछ फुर्तीला होता है, कुछ महाभोत मंथर, कुछ लोग संवेदनशील होता है, कुछ लोग सर्वालु, कुछ लोग लजालु। इन सारे गुण को सम्मिलित रूप से उसका क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। हाँ, जो बाहर से दिखता है वह व्यक्तित्व का बाहरी रूप हो गया, लेकिन जो दिखता आपको नहीं है वो आंतरिक हो गया। तो व्यक्ति की कुछ आंतरिक विशेषता है, कुछ बाहरी विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन व्यक्तित्व की एक खासियत है कि व्यक्तित्व आपका अस्थायी होता है। हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है कैसा होता है? अस्थायी। अगर कोई दयालु व्यक्ति है तुम उसको कितना भी टॉर्चर करो
कितना भी परेशान करो, लेकिन दयालुता वाला गुण ओकरा में रहबे करेगा। जैसे संत समाज के हित के, समाज के कल्याण की बात करते हैं। एक बाबा एक नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। स्नान करते समय उन्होंने क्या किया, अपने अंजलि में उस बिच्छू को पानी से उठाया और धरती पर आकर के फेंक दिया। वह बिच्छू क्या किया, उसके प्राण को बचाया। संत ने उसके हथेली में डंक मार दिया, लेकिन फिर पानी का हलकोरा गया, झोंका गया, फिर अंदर आ गया। जितना बार पानी में आता हर बार बाबा अपने तो अंजलि में उसको पकड़ के बाहर कर हर बार डंक मारता। सत्यम के जैसे चेला बाबा के था एगो, बाबा महाराज जी कितना बुर्बक हैं आप बार बार इसके प्राण को बचाते हैं और यह बिच्छू बार बार आपको क्या कर देता है, डंक मार देता है। बाबा ने कहा कि वत्स, डंक मारना इसका गुण है, इसकी विशेषता है, गलती की सही। और हम साधु हैं, हम संत हैं, हमारा काम दया करना, इसके प्राण को बचा। तो हम अपन काम करिए, अपना काम कर रहा है। दोनों का अलग अलग गुण है। व्यक्तित्व तो अस्थायी होता है। संत हैं वो हमेशा सबकी हित की बात करते हैं। बार बार समाज साधु संत को कुछ बोल देता है, लेकिन किसी के बात का वो परवाह करते हैं। बचाए, पानी में डूब रहा था बचाओ, हर बार डंक मार रहा था फिर बचाए। तो आपका जो व्यक्तित्व होता है अस्थायी होता है। क्रोधी आदमी, कितनों कहो कि तुमको ये नहीं होगा, लेकिन न चाह के भी कुछ ना कुछ क्रोध करिए देगा। और जिसे कभी क्रोध ना आता तो कितना भी क्रोध भड़काने का उसका प्रयास करो, प्रकट होने ही नहीं देगा। तो व्यक्तित्व के बारे में किसी ने लिखा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से। जो आपकी वास्तविकता है बनावटी सब छुपा लीजिएगा। उसी प्रकार जैसे कागज का फूल कितना भी सुंदर क्यों ना बना दो, खुशबू कभी आएगा नहीं आएगा। पर्सनालिटी इसलिए अस्थायी होता है। व्यक्तित्व आपका क्या होता है, अस्थायी रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, उदाहरण लो, कोई व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, हर स्थिति में वह ईमानदार बना रहेगा। जैसे महात्मा गांधी टारगेट कर लिया कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, मर गए लेकिन कभी हथियार न उठाए। स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या गांधी ने कभी हथियार उठाया? नहीं उठाया। और सुभाष चंद्र बोस थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अस्थायी होता है। हिंसा के मार्ग पर चलने वाले भले ही कितना दिखावा कर क्यों ना कर दे, लेकिन जब मौका आएगा तो हथियार उठाइए लेगा। और जो ईमानदार है, कर्तव्य परायण है और अहिंसा के मार्ग पर चलता है, हमेशा कुछ भी हो जाए ईमानदारी पर छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। स्थिति कहे विकट ही क्यों ना हो जाए। तो व्यक्तित्व कैसा होता है? अस्थायी, जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ भी नहीं बदलता है और हमेशा समय पर प्रकट भी होता है। तो इस व्यक्तित्व की विशेषता क्या होगी? आपके मन में होगा सर व्यक्तित्व तो कह दिया, व्यक्ति के जो आंतरिक और बाहरी गुण हैं, उन गुणों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विशेषता। माने हर व्यक्ति में कुछ गुण है और हर व्यक्ति में कुछ क्या है? अवगुण है, माने दोष है। तो गुण और अवगुण को सम्मिलित रूप से उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। और व्यक्तित्व कैसा चीज है? अस्थायी है। व्यक्तित्व कैसा होता है? अस्थायी है, जो समय पर प्रकट होता है। गलत कि सही? दिखता नहीं है, लेकिन समय आएगा तो प्रकट कर देगा। अब समझते व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो व्यक्तित्व की पहली विशेषता मैंने कहा कि बदलता कभी। ईमानदार हमेशा ईमानदारी की बात करेगा, बेईमान हमेशा कुछ भी हो जाए वह बेईमानी की ही बात करेगा। चोर हमेशा चोर की बात करेगा, ईमानदार हमेशा ईमानदारी की बात। संत हमेशा अच्छी अच्छी बात करेगा, नहीं। दुरात्मा हमेशा बुराई की बात करेगा और सतात्मा, अच्छी आत्मा हमेशा अच्छाई की बात करेगा। दूसरा हमने व्यक्तित्व में कहा शरीर के बाहर का गुण और शरीर के अंदर के गुण को भी समावेश किया गया है। व्यक्तित्व में शरीर का जो बाहरी गुण है उस बाहरी गुण को भी दिखाया है और शरीर का जो अंदर का गुण है उस अंदर के गुण को भी क्या कर दिया है? दिखा दिया है। तीसरी बात करें कि व्यक्तित्व समय पर प्रकट होता है। नहीं, दयालु व्यक्ति कितना दयालु है
जब सामने वाले के लाइफ में समस्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो प्रकट होगा। ईमानदार कितना ईमानदार है, क्योंकि आजकल देखा जाता है 10 रुपया गिरा तो सर जी 10 रुपये मिलल है, कहीं पंसैया होगा तो पंसैया उठा के दे देता, पता चलेगा कि रियल ईमानदारी है कि बेईमानी। और कई बार व्यक्तित्व गत्यात्मक भी होता है, अपने जरूरत के अनुसार कई बार अपने मांग को क्या करते हैं, अपने मांग और जरूरत के अनुसार अपने व्यक्तित्व को कई बार क्या करते हैं, बदलना पड़ता है। हमने कहा व्यक्तित्व अस्थायी होता है, लेकिन कभी कभी आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी क्या होता है, गत्यात्मक हो जाता है। मतलब जो इंसान कभी न झुका, हमने कहा ना उदाहरण के लिए जज साहब जज के कुर्सी पर बैठकर, अदालत में बैठकर सबका डिसीजन देते हैं, या घर में आते थे घर वाले के सामने स्वयं उनके डिसीजन को चुपचाप कान में रोइया ठोस कर सुनते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? लंबा लंबा बात करते जाते हैं, गलत है कि सही? जैसे हमारे समाज में एक बहुत बुरी प्रथा है, दहेज प्रथा। एक महिला दहेज को अभिशाप मानती है तब जब अपना बेटी की विवाह करना होता है, लेकिन जब बात हो कि हमारे बेटा का विवाह करना है, पुरुष को छोड़ दीजिए, तो महिला अपना रियल औकात में आ जाएगी, बाहर तो नहीं निकलेगी। जब बातचीत चल रहा होता है तो बजाएगी, फिटकेली है, बुलाएगी अपने हस्बैंड को, ना ये से कम में नहीं करना है, हम उसकी में है, मेरा चलेगा कि ना चलेगा। अपना बेटी की होगी, बेटा वाला पैसा का ये है, पैसा का बहुत प्रकार की बातें खाना शुरू कर देती है, वहां पर रियल औकात में हाँ गत्यात्मक होता। कई बार अपना पर आएगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति से हमने सुना, हम कुछ बात बोलते हैं तो एक पक्षी हमारे घर में घूमता है, टिक 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 कह देता है, गिरगिट। तो आप बोलोगे थोड़ा सा ये है, कमजोर है, हाँ, तो वो टिक टिक बोला, तो सामने वालों को कहोगे लेकिन हम बोले हैं तो टिक टिक बोल रहे हैं, मतलब हम सही बात बोले। पिलुआ बताइए ओकरा मुंह ही बुला के ले, अच्छा वो अपना बात को कहेगा और वो टिक टिक कहेगा, तो अपना बात को शक करवाएगा, देख हम बोल लिए, वो तो अपना बात नहीं कहे, पिलुआ बताइए। अपनी बार क्या कहेगा, इस तब बोलता है जब आप सही बोलते हो, और तुम उससे कमजोर हो और तुम्हारे बात पर ठीक ठीक कह दिया, तो क्या कहेगा, पिलुआ बताइए है, मुंह था के ऊपर निकल गया बस। ऐसा कुछ लोग है क्या? अपने बात को हमेशा सत्य प्रमाणित करेगा, और आपका सच बात भी है, और उससे आप कमजोर है तो दबाने का कोशिश करेगा। अब है व्यक्तित्व को हम समझे कैसे, तो व्यक्तित्व को समझने के लिए जान लो, हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक यथार्थवादी की बात करें, हम अगर उसको कोई काम कहते हैं करने के लिए, तुरंत आदेश को फॉलो कर लेता है। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो काम करने को कहूं बात को ना मानेगा। मनोविज्ञान कहता है जीवन में सुखी रहना है, अपने पर्सनालिटी में बदलाव नहीं लाना है, तुम आदेश उसी को दो जो आदेश को करता फॉलो करता है, और जो आदेश को फॉलो ना करे, जो तुम्हारे बात को ना माने, उसको आदेश ही ना दो, नहीं तो रूल के टेंशन में तुम आ जाओगे। ऐसा होता है क्या? जैसे उदाहरण दिया, एक बच्चा जो आदेश को पसंद नहीं करता है, तो नियम का तो उसको आदेश दो ही नहीं। फिर कहिएगा सर अगर उसको आदेश न दीजिएगा तो बिगड़िए जाएगा, तो उस काम को करवाएंगे लेकिन तरीका चेंज करके करवाएंगे। टोकन इकोनॉमी कहता है। हमने कहा 27 में आज पानी पटाना है, हो जाएगा पाइप से, कहा है सकार लेंगे करेगा, लेकिन कहेगा ना, सुमन कहेगा ना, सुमन आज पार्ले जी बिस्कुट का पार्टी होगा, व्यवस्था होगा, तब पार्ले जी बिस्कुट के लालच में करेगा ना, कब तो करवाइए। तरीका चेंज कर दो, आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है, मनोविज्ञान कहता है। लेकिन जब तक उससे करवाएंगे नहीं, सीखेगा कैसे? सब तो हम ही सिखाएंगे ना। तो कुछ प्रलोभन देकर, कुछ लालच देकर उससे काम को क्या करो, करवा लो। जैसे कुछ बच्चा जो होमवर्क करना पसंद नहीं करता है, कुछ बच्चा होमवर्क करना पसंद, हम क्या करते हो ऐसे बच्चों के लिए, जो पूरा सुना देगा तो वो चॉकलेट देंगे, जाओ कलम देंगे, कलम के लालच पूरा याद करके चलेगा। और जिसको अपने लिए कुछ करना है तो लालच में नहीं पढ़ेगा, अरे सर ने कहा हमारा दायित्व भी तो है, अपना मन से रखेगा वो, अपना मन से पढ़ेगा वो, अपना मन से समझेगा। ऐसा होता है।
जो आदेश को फॉलो नहीं करता उसे वो आदेश दो ही नहीं, लेकिन ये नहीं कि आदेश ना देंगे, देंगे तरीका मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एक ही परिवार में 2 बच्चा होता है, देखे होंगे, एक ही परिवार में 2 बच्चा होता है। मान लो तुम दोनों चचेरी बहन, दोनों के पापा के नाम 2 है, दादाजी एक है, 2 बहन है, दोनों का विचार एक है, तो दोनों में झगड़ा कौन, वो है, सकार ले आ जाओ मार पसे का घर है, दोनों शिकायत कर दी। हमने कहा कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, दोनों का पालन पोषण एक ही माहौल में हुआ है, क्या दोनों की दादी एक है, दादा एक है, पिताजी भी एक ही खून से है दोनों का, उन दोनों का विचार एक मिलता होगा, तुम दोनों को एक होना, लेकिन गारंटी है, जरूरी है कि जितना तू होशियार इतना ही होगी, या जितना ये है तुम होगी, जो सोच इसका तुम्हारा होगा, संभव है नहीं होगा। इस पर निर्भर किसका करता है मालूम है, पर्यावरण का और आपके वंशानुक्रम का। आप दोनों के दादाजी एक है, लेकिन दोनों का नाना से एक ना है। सोचते हैं आपके नाना जी का गुण कुछ अलग होगा, तुम्हारे नाना जी का कुछ गुण, तुम दोनों की माँ तो अलग है ना, नहीं समझे हमारी बात। एक ही परिवार का 2 बच्चा है, दोनों में का व्यक्तित्व एक प्रकार का हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका परवरिश किसी अन्य माहौल में हुआ हो बचपन में, और आपका परवरिश कुछ अन्य माहौल में हुआ हो, तो वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ता ही है आपके पर्सनालिटी पर। देखो, दान वही बच्चा देता है जो हमने देखा है मम्मी पापा दादा दादी को देते हुए, और वह बच्चा तुम्हारे थाली में से छीन लेगा जेकर बाप मातारी छीन ले, तो बाप मातारी के गुण उनके बच्चों पर उसके प्रभाव पड़ता है। जैसा बच्चा देखा वही ना करेगा, माहौल पर, हमने वही कहा पर्यावरण वातावरण। तो एक ही परिवार में एक ही सोसाइटी में पला हुआ बच्चा, सबका व्यक्तित्व एक हो जरूरी नहीं है। इसलिए आपके मम्मी पापा सोचते हैं कि इसको अच्छे माहौल में रख दिया जाए, उदार माहौल में रख दिया जाए, जहां जो सीखेगा बच्चा अपने जीवन में भविष्य में क्या करेगा, वही काम करेगा। कभी सोचा है आपने पिताजी कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है आपके, कि गांव से उठा के शहर में लाके रख दिए, कुछ नया सीखेगा, लेकिन आप उससे कितना बड़ा महान निकले कि पिताजी की बात को भी इग्नोर कर दिए और अपना विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया। यहाँ के दोस्त यार के चक्कर में पड़ के अपने पिताजी के पर्सनालिटी को ही भूल गया। उन्होंने क्या करने के लिए हमको शहर में भेजा था, क्या समझ। तो हमने कहा ये जो व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में कहा, हर लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न है व्यक्तित्व का अध्ययन की बात करें, किसका करें, व्यक्तित्व का अध्ययन, कि हम सर व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे कैसे। तो व्यक्तित्व का अध्ययन करने का अनेक सारा मॉडल है। पर्सनालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए अनेक सारे मॉडल, अनेक सारे तरीका विद्वानों ने आपको दिया है। व्यक्तित्व को समझाने के लिए अनेक सारे मॉडल, अनेक सारी विशेषताएं विद्वानों ने बताया है। लेकिन इन सारे मॉडल या विशेषता को हम कुछ खास वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे पहला है प्रारूप उपागम। प्रारूप उपागम, प्रारूप का मतलब होता है रूपरेखा। आपके बॉडी के बनावट के आधार पर भी आपके व्यक्तित्व का बताया जाता है। जैसे हमने कहा रूपरेखा, शरीर की बनावट। और दूसरा है विशेषक उपागम। कौन है विशेषक उपागम? मतलब व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला, व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने अनेक सारे विधियों का उल्लेख किया है, अनेक सारे विधियों की चर्चा की है कि पर्सनालिटी कितने प्रकार के होंगे, व्यक्ति कितने प्रकार का होगा, उनका सोच कैसा होगा। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चल जाए कौन क्या सोच रहा होगा। थोड़ा सावधानी, समय बता दूंगा कौन किस कैटेगरी के लोग हैं। तो हमने कहा व्यक्तित्व का अध्ययन करना है कि अंदर से कैसा होगा। विद्वानों ने इस बात का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से 2 मॉडल बनाया, एक प्रारूप मॉडल और दूसरा विशेषक मॉडल, और तीसरा एक अंतः क्रियात्मक उपागम। अंतः क्रियात्मक उपागम, लेकिन रियल में 2 गो है। व्यक्तित्व के अध्ययन करने का मॉडल कै गो है? प्रारूप उपागम और विशेषक उपागम।
एक अंतः क्रियात्मक कर्म, लेकिन ये दो है। अब कहेंगे सर ये प्रारूप का उपागम, प्रारूप का मतलब क्या होता है? तो रूपरेखा, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, किसी का पेट अंदर है तो किसी पेट का बाहर है, तो अंदर वाला पेट केहन होगा, बाहर वाला पेट केहन होगा, लंबा व्यक्ति का कैसा होगा, एकदम दुबला पतला होगा, उसका सोच कैसा होगा, सारा बात का उल्लेख होगा इस चैप्टर में। तो आज तो केवल ये जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, ये जाने हम लोग। और व्यक्तित्व के अध्ययन का मॉडल का एगो है, तो मेन मॉडल दो एगो है। पहला कौन है? प्रारूप। कौन है? और व्यक्तित्व के जो प्रारूप मॉडल है, इसमें अनेक सारे विद्वानों ने चर्चा किया है। पहला हिपोक्रेटस ने, हिपोक्रेटस एक बहुत बड़ा डॉक्टर थे, इन्होंने भी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया है। और हिपोक्रेटस ने व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है उसके आधार पर व्यक्ति को 4 भागों में बांट दिया। हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व को कई वर्गों में बांटा, चारों का चर्चा बाद में होगी। इसके अलावा भारत के एक बहुत बड़े विद्वान थे चरक, चरक ने भी व्यक्ति को 3 वर्गों में बांटा था, गुण अवगुण दोनों आधार पर, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, बात पीत कफ, चर्चा विस्तार से करूंगा। चरक ने 3 वर्गों में बांट दिया प्रारूप के आधार पर। हिपोक्रेटस ने कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। एक और थे सेल्डन, इन्होंने भी शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, गोलाकार, लंबाकार और आयताकार, 3 वर्गों में बांट दिया। तीनों की चर्चा होगी बाद में, पहले तो नाम देख लेता हूं। उसके बाद एक विद्वान आए थे कार्ल युंग, कार्ल युंग आए थे, किताब में 2 दिया है लेकिन मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 वर्गों में बांट दिया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, एक और उभयमुखी भी है, बीए में जाओगे तो ही पढ़ना है। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांट दिया? आपके पुस्तक के अनुसार 2, अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति। एक और प्रारूप में चर्चा किए थे, रोजेन मैन एंड फ्रीडमैन, रोजेन मैन तथा फ्रीडमैन, इन्होंने 2 वर्गों में, टाइप ए एंड टाइप बी। एक विद्वान है मॉरिस, कौन आया? हाँ, मॉरिस नामक एक विद्वान आया, तो इन्होंने व्यक्तित्व टाइप सी का चर्चा कर दिया। हम बताएंगे पढ़ाते समय कि ये टाइप का व्यक्ति किसे कहेंगे, बी टाइप का व्यक्ति किसे कहेंगे, सी टाइप का व्यक्ति किसे कहेंगे। सारा को ईमानदारी से पढ़ लोगे ना तो सामने वाले को देख कर कह दोगे इसमें सोच रहा होगा, एक सोच यह नहीं किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है। तो प्रारूप का मतलब होता है रूपरेखा। तो व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम पर विचार देने वाला विद्वान कौन कौन है? हिपोक्रेटस, इन्होंने व्यक्तित्व कई वर्गों में बांटा, चरक ने, सेल्डन ने, कार्ल युंग, तुम 2 लोग के चलो, और रोजेन मैन ने व्यक्तित्व के टाइप ए और टाइप बी का उल्लेख कौन किया? रोजेन मैन और फ्रीडमैन ने। और व्यक्तित्व के टाइप सी का चर्चा कौन किया? मॉरिस ने। कौन किया? मॉरिस ने। अब विशेषक उपागम, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती है। कुछ लोग तो साइकिलों पर डांस करना शुरू करता है चलते चलते, और डीजे बजना शुरू हुआ, साइकिल चला, कमर उसका हिलना शुरू हो जाता है। सुने सुमन? उदाहरण तो ही है, कूदना शुरू कर देता है। क्या रे वाला डीजे पर डांस करता है? हाँ करता है, विशेषता है कुछ लोग का। हाँ, कुछ लोग ये देखिएगा आप लोग, जो कितनों हंसाने का माहौल होकर मुंह से हंसी नहीं निकले, लगता है कि सारा विपत्ति एक ऊपर है। उसकी दोष नहीं है, व्यक्तित्व है उसका ऐसा। ये पढ़ लोगे तो किसी के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष और घृणा की भावना, अरे वो ऐसा सोच हो गया है उसका, हम उसको सुधार क्योंकि बताएंगे व्यक्तित्व अस्थायी होता है। तो अपन माथा को मिट्टी पर पटकेंगे तो मिट्टी झड़ेगा, टूटेगा, लेकिन पत्थर पर पटकेंगे तो माथा टूटेगा, माथे झड़ेगा। तो विशेषक मतलब विशेषता और विशेषक उपागम पर भी अनेक सारे विद्वानों ने विचार दिया है। जैसे दिया आल्पोर्ट, कौन दिया है? आल्पोर्ट नामक विद्वान ने व्यक्ति के उसके विशेषताओं के आधार पर
व्यक्तित्व को 3 वर्गों में चर्चा किया है। केंद्रीय विशेषता, गौण विशेषता और मुख्य विशेषता। मतलब आलपोर्ट ने व्यक्ति को उसके विशेषताओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? उसके बाद रेमंड कैटल, दूसरा भाई कौन कौन किया है? रेमंड कैटल। सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो रहा है। रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व को उसके विशेषताओं के आधार पर, उनके शरीर की संरचना नहीं, उसके अंदर की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के 16 कारक के बारे में चर्चा कर दिया। 16 गुण हैं व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व के अध्ययन के 16 कारक प्रश्नावली कौन दिया? रेमंड कैटल ने दिया। इन 16 को प्रश्न इन्होंने बताया। इन 16 प्रश्नों को पूछो, पता चल जाएगा कौन व्यक्ति का पर्सनालिटी ज्ञान होगा। एक और है व्यक्तित्व, आइजेनिक। आइजेनिक ने व्यक्तित्व को 2 वर्गों में बांटा। तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता, दूसरा अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। माने इन्होंने स्पष्ट कहा व्यक्तित्व ये प्रकार का होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आग से खुद जलते रहता है, उसको जलाने के लिए पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ लोग, वो कौन होगा चर्चा विस्तार से होगी तब बताऊंगा। हाँ, कुछ यहाँ लोग होता है परिस्थिति कुछ भी आ जाए ना, टेंशन लोड ना लेगा, वो आज होगा तो देखा जाएगा। कोई एक दोहा है, किसी विद्वान का अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता। अरे भगवान जलम दिले है, पेट दिले 2 हाथ के उसे भोजन दिलाइए देगा, काहे टेंशन लेने जाए। हाँ, कुछ लोग लोड लेके जिएगा, हमेशा क्रोध में रहेगा, तंत्रिका के ताप से जलता रहेगा, वो हमेशा अपने खुद का बर्बादी करता है। एक और है पॉल कास्ट्रा का नाम सुना होगा आपने। पॉल नहीं सुने होंगे आप लोग। कास्ट्रा और रॉबर्ट मैक्रे। रॉबर्ट मैक्रे, इसने भी व्यक्तित्व के 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? देखो तो अनुभवों का खुलापन। कुछ ऐसा लोग होता है जो अपने मन की बात को पचा के नहीं रखे, आपको कहिए देगा। दूसरा बहिर्मुखता, तोरा मन की बात जान लेगा, अपन बात ना कहेगा। मतलब पॉल कास्ट्रा और रॉबर्ट मैक्रे ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तीसरा सहमतिशीलता। कुछ ऐसे लोग हैं जो सब बात में हाँ में हाँ, गांधी जी मानते तो हाँ, गांधी में मानते तो हाँ, ना कहेगा वो। चौथा तंत्रिका तापिता, अपने ही गुस्सा में जलता रहेगा। और 5वां अंत विवेकशीलता, वो हर काम को अपने विवेक से जोड़ेगा तब काम करेगा। तो व्यक्तित्व का रियल में कुछ 2 ही उपागम है। इसके बाद अंतः क्रियात्मक उपागम, जो अन्य उपागम है इसमें आता है मनोगतिक उपागम। अंतः क्रियात्मक में पहला कौन आएगा? मनोगतिक उपागम। हर व्यक्ति की मन की गतियां अलग अलग होती है, और मनोगतिक उपागम के बारे में जान दिया सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कौन दिया था? मनोगतिक उपागम के बारे में चर्चा कौन दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। और सिगमंड फ्राइड ने मन के बारे में चर्चा, किसके बारे में? मन और मन की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। यहां से बहुत सारा प्रश्न आता है कि मन और मन की कितनी अवस्थाएं होती है, मन के आधार पर कैसा व्यक्ति होगा। व्यक्तित्व की अवस्थाएं कितनी होती है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था कई गो होती है। सिगमंड फ्राइड के बाद एक और कुछ नहीं, इनके बाद के जो विद्वान दिए उनका नाम दिया नव फ्रायडवादी। नव फ्रायड और नव फ्रायडवादी विद्वान ने भी कुछ अपना विचार दिया। उसके बाद व्यवहारवादी उपागम। तीसरा कौन है? व्यवहारवादी उपागम है। उसके बाद चौथा है मानवतावादी उपागम। 5वां है सांस्कृतिक उपागम। ये अन्य सारे उपागम हैं,
लेकिन रियल में प्रारूप उपागम में इन चीजों को पढ़ना है, विशेषक उपागम में इनको पढ़ना है, और अंतःक्रियात्मक उपागम में इन 5 सिद्धांत को हमको पढ़ना है। तब जाके पाठ मेरा 3 या 4 जो है सो खत्म होगा। क्लियर? तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम कौन कौन है, इन सारे बातों को हम लोगों ने क्या किया जाना। अब अगले क्लास में इन प्रारूप उपागम के हिपोक्रेटस, चरक, सेल्डन और कार्ल युंग इतना ही के विचार को जानेंगे, क्योंकि इससे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी क्या होगी, आपको परेशानी होगी और यहाँ से प्रश्न ज्यादा आता है।